ये एक पुरसुकून शाम थी जब हवा में तब्दीली की लहर दौड़ गई। आसमान पर छाए बादल अचानक गरजने लगे थे, जैसे किसी बड़े इनकलाब का ऐलान कर रहे हों। इसी गंभीर फिजा में साकिब का घर सुन्नाटों से भरा था, जहां 3 अफराद एक दूसरे को घूर रहे थे। 1 हफ्ते के बाद ही तुम दोनों की शादी तय कर दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं तुम दोनों कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे मुआशरे के सामने सर झुकाना पड़े। साकिब ने सख्त लहजे में कहा और उन दोनों की तरफ देखा, जो अभी तक एक दूसरे को नफरत आमीज नजरों से घूर रहे थे। भाई, आप राय के सामने कुछ भी कहने से पहले याद रखें, ये हमारे दादाजान की आखिरी ख्वाहिश थी और हमें हर हाल में इसे पूरा करना है। मैं किसी की सुनने का मुहतमिल नहीं हूं। साकिब ने बगैर कुछ सुने अपना फैसला सुना दिया था। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। राय ने तस्लीम में सर झुका दिया। दूसरी तरफ ज़ैनब ने दांत पीसकर अपने कज़नों को देखा, जो उस वक्त उसे जहर से भी ज्यादा कड़वे लग रहे थे। अपना रिश्ता ही नहीं निभा सके, अब हमें शादी पर मजबूर कर रहे हैं। पहले अपनी बीवी को तो संभाल लें, अपनी जबान पर काबू रखें। मेरे भाई के बारे में कुछ गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। पीछे से आते हुए राय ने उसकी बुलंद आवाज सुन ली थी। तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है, किसी गलत फहमी में मत रहें। आंखों में नफरत की तेज चिंगारियां लिए वो उसकी तरफ मुड़ी। कहने को मैं भी कह सकता हूँ, तुम भी अपनी इस बहन की तरह हो, ना अपना घर बना सकी, ना ही अपने अल्फाज पर गौर करी। राय ने जवाब दिया तो ज़ैनब यकायक उसका कॉलर दबोचने लगी। मेरी बहन के लिए कुछ मत बोलें। तुम्हारे भाई में दमखम नहीं था कि एक औरत को संभाल पाते। अच्छा, उनमें नहीं था? चलो एक बार निकाह होने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। वो झटके से उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाने लगा। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? साकिब बाहर आता हुआ देखकर हैरान रह गया। भाई, ये है ही इतनी डिनमार। तुम खुद हो कि डिनमार, मेरा नाम भी मत लेना। वो फौरन शेरनी बनकर उस पर टूट पड़ने को तैयार हो गई। चुप करोगे तुम दोनों, वरना जो ने कहा 1 हफ्ते बाद है वो आज ही हो जाएगा। साकिब ने दोनों को डांटा। वो दोनों एक दूसरे को जितना कुछ कह लें, पीठ पीछे सबके कुछ ना कुछ बोल देते थे, लेकिन साकिब के सामने दोनों ही खामोश हो जाते थे। दिल से उसकी इज्जत करते थे, मगर कभी कभार जबान का जोर जरूर दिखाते थे। ज़ैनब, मेरे साथ आओ घर, साकिब ने हुक्म के अंदाज में कहा तो उसके होंठ कांप गए। मैं खुद चली जाऊंगी, मेरे पास गाड़ी है, ज़ैनब ने दांत पीसते हुए कहा। साकिब उसके करीब आया। गाड़ी की चाबी दो गुड़िया। उसके तेवर देखकर मजबूरन ज़ैनब ने चाबी थमा दी, जो साकिब ने राय के हाथ में रख दी। बाहिफाजत घर छोड़कर आना। बाहिफाजत का मतलब बाहिफाजत। उसके सख्त लहजे ने दोनों को परेशान कर दिया था। इस बार दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। साकिब ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और बाहर चल दिया। ये नामुमकिन है। साकिब इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है, मेरी इजाजत के बगैर? ये कैसे मुमकिन है? शाह बेगम ने फोन पर अपनी बहन की बात सुनते हुए गुस्से से कहा, यही सच है, आप अपने बच्चों पर नजर रखना भूल गई हैं। बड़े बेटे ने भी अपनी मनमानी की है और छोटा भी बड़े के नक्शे कदम पर चल रहा है। आप मुझे बताएं, मेरी बेटी का कसूर क्या है? पहले इसे साकिब ने ठुकराया, अब आपने राय के लिए मांगकर मेरे जख्मों पर मरहम रखना चाहा, वो भी हट गए। नीलम, तुम फिक्र मत करो, साकिब और राय को आने दो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने तो हमसे एक दफा यही कहा था कि साकिब ने शादी कर ली तो क्या हुआ, क्या घर बना के रख दिया मैंने। वो कहाँ, ये साकिब कर दिया ना जुदा। ऐसी जुदाई का क्या फायदा? ऐसी जुदाई हमारे किस काम की आपा? आप कोशिश करें और राय और मेरी बेटी मनाहिल की शादी का बंदोबस्त करवाएं, वरना समझ लीजिएगा आपकी बहन आपके लिए मर गई। दुख से भरे लहजे में नीलम ने फोन बंद कर दिया। अब शाह बेगम का दिल बहुत बुरा हुआ। हमें यकीन नहीं आ रहा कि साकिब ने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। वो काफी देर से उसके घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज भी वो उसकी दो टोक बात करने वाली थी। ये गाड़ी किस सन में ली थी? गाड़ी चलाते हुए राय ने ज़ैनब पर तंज किया। जब भी ली है, हलाल की कमाई से ली है, हराम की कमाई से नहीं ली, ज़ैनब ने जवाब दिया तो राय का गुस्सा और बढ़ गया। हलाल की कमाई? ऐसे बोल रही हो जैसे अच्छे खासे सबक पढ़कर आई हो, लेकिन सिर्फ पढ़ने की हद तक ही रखा, अमली मुजाहरा देखने को नहीं मिला। उसके तंजिया अंदाज पर ज़ैनब ने उसे खा जाने वाली नज़र से देखा। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट में वो भरे हुए मसल्स वाला लड़का, जो हजारों लड़कियों की दिल की धड़कन था, वही ज़ैनब को जहर लगता था। यही हाल दूसरी तरफ भी था। राय को ये छुई मुई सी लड़की सिर्फ देखने की हद तक ही लगती थी, वरना हर वक्त जंगली बिल्ली की तरह पंजे गाड़कर बैठी रहती थी। वो सख्त सख्त चिढ़ता था, पर मजबूर थे दोनों एक दूसरे से निकाह करने के लिए, क्योंकि ये दोनों के दादाजान की आखिरी ख्वाहिश थी और उन्हें इसे पूरी करनी थी।
गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। लो, तुम्हारा हवाई जहाज फिर फंस गया। कहा था भाई से कि इस खटारे में जाने के बजाय मेरी गाड़ी में छोड़ आता। अब आधी रात को सुनसान जगह गाड़ी बंद पड़ गई। क्या करें, वो बुरी तरह चढ़ रहा था। जरूर तुम ही ने कुछ किया है, वरना अच्छी भली थी। उतरो, मैं देखती हूँ। वो उसे कहती हुई बाहर जाने लगी कि राय ने उसका हाथ थामकर रोक दिया। उसकी नजरें सामने लगे बोर्ड पर जाकर ठहर गईं। खतरा, जंगली इलाका, बाहर ना निकलें। उसे वार्निंग पड़ते ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वो भी बोर्ड पड़ चुकी थी। राय ने मोबाइल निकाला, कॉल करना चाही तो पता चला कि मोबाइल घर ही रह गया है। फोन दो अपना, मुझे। वो उससे फोन मांग रहा था। क्यों दूं बेशरम इंसान, वो उल्टा मतलब समझने लगी। राय ने उसे दांत पीसते देखा और उसके हाथ से फोन झपट लिया। वो सीधे और आसान तरीके से ना एक दूसरे से बात करते थे और ना ही सुनते थे। अब फोन राय के हाथ में था और ज़ैनब बेबसी से तड़प रही थी। मेरा फोन वापस करो लुच्चे लफंगे। वो उससे फोन छीनने में उसके बहुत करीब आ गई। राय ने फोन पीछे करते हुए बाजू दूर कर लिया तो वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी कि यकायक गाड़ी को जोर का झटका लगा। दोनों ही अपनी जगह से तड़प गए। ज़ैनब ने पलट कर देखा। राय की तेज नजरों ने गाड़ी से बाहर देखना चाहा। शीशे सारे वो पहले ही ऊपर कर चुका था। गाड़ी को एक बार फिर जोर का धक्का लगा। ज़ैनब ने डर के मारे राय की जैकेट मजबूती से थाम ली। राय ने बगैर देर किए गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा। एक बार, दो बार, बार बार, लेकिन वो ना चली। उसने गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दी। अब बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। बाहर कौन? वो कुछ बोलती कि राय ने उसके नर्म होठों पर उंगली रख दी। कोई और वक्त होता तो इस हरकत पर ज़ैनब उसका सर फाड़ देती, पर इस वक्त वो अंदर ही अंदर बुरी तरह सहम गई। तुम्हारे मोबाइल को कभी चार्ज भी कर लिया करो। गाड़ी 2 नंबर, मोबाइल भी 2 नंबर, और होने वाला शौहर भी 2 नंबर। ज़ैनब ने फौरन उसकी बात अचक ली तो वो उसे घूर गया। अब अगर तुमने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो ये बाहर जो जंगली जानवर है, इसके आगे पहले तुम्हें ही फेंकूंगा और खुद जान बचाकर भाग जाऊंगा। तुमसे इससे ज्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हम लूजर खानदान के लूजर बेटे। उसके दिल दुखाने वाले अल्फाज ने उसका दिल छलनी कर दिया। तुम नहीं। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसने गाड़ी के विंडो के बाहर खड़े गरजते ही जंगली चीते को देख लिया। वो बिल्कुल स्टक हो गया। ज़ैनब ने भी उस तरफ देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उस चीते ने अपना पंजा जोर से शीशे पर मारा तो एक जोरदार आवाज बुलंद हुई। बेख्तियार ज़ैनब चिल्ला उठी और पीछे सीट से लग गई। शीशा टूटा नहीं था। चीते ने एक बार फिर हमला किया तो ज़ैनब बुरी तरह सहम गई। शीशे में दरार पड़ चुकी थी। इसी वक्त राय बुरी तरह उलझन में था। अपनी गाड़ी होती तो उसमें हर वक्त बंदूक रखता, और इस वक्त उसे बंदूक की सख्त जरूरत थी। चीता एक बार फिर हमलावर हुआ, जबकि इस दौरान राय अपना जोड़ तोड़ करता गाड़ी को स्टार्ट करते हुए स्पीड पर पांव रख दिए। इतने में चीता भी शीशे पर फिर पंजा मार चुका था और शीशा टूट गया। राय ने स्पीड पर पांव रखे ज़ैनब को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। कांच सारा टूटता शीशे पर गिरा। अगर राय उसे बरवक्त ना खींचता तो वो जख्मी हो चुकी होती। गाड़ी फुल स्पीड पर थी। ज़ैनब घबराई हुई उसकी जैकेट का कॉलर थामे उसके सीने में छुपी आंखें नीची गहरी सांसें भर रही थी। 30 मिनट का रास्ता राय ने 15 मिनट में तय करते हुए उसके घर के बाहर गाड़ी झटके से रोकी। वो पिछली सीट से जा लगी। एक सिसकी बुलंद हुई। पागल सांप जैसे इंसान, देखकर ब्रेक नहीं लगा सकते? वो अपनी कमर पर हाथ रखे चिल्लाई, निकलो यहाँ से, खटारा गाड़ी रखी है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला तो ज़ैनब भी उसकी तरफ से निकल आई। गाड़ी का बुरा हाल था। पीछे की ब्रेक लाइट्स टूट चुकी थीं और डैमेज भी अच्छी खासी हुई थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। राय, जो उसके और अपने घर पहुंच जाने पर शुक्र अदा कर रहा था, उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। हाँ, बड़ी BMW थी ना, जिसका नुकसान राय अदा भरेगा। निकलो यहाँ से, खटारा रखी हुई है। ज़ैनब, ये क्या हुआ? अचानक जाने आलम के बाहर आमद पर वो दोनों चौंक गए। इसी की वजह से हुआ, यही ठीक करवाएगा। ज़ैनब ने तेजी से कहा, मेरी तरफ से इसे आग लगा दो। उसने हाथ के इशारे से उसकी गाड़ी पर लानत भेजी। इसे मजीद सुखा कर गया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों भला? ऐसी गालियां मत दो, वरना। वो एक बार फिर झगड़ा शुरू कर चुके थे। चुप कर जाओ दोनों। ज़ैनब, अंदर चलो। जाने आलम ने उसे जबरदस्ती अंदर ले लिया। यू फॉर दिस ब्लडी रैस्कल। जाने आलम ज़ैनब को घसीटते हुए अंदर ले गईं। बस करो, जाओ, कब से इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। वक्त देखा है, रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त तुम घर पहुंची हो। जाने आलम अच्छा खासा गुस्सा कर रही थी। आपके शहजादे ने बुलाया था ना, तो जाना तो था ही। वो हमें बुलाकर खुद मीटिंग में बिजी थे, इस एला के साथ। देखने में काफी हॉट थी वैसे। खैर, वो वहां से फ्री होते तो हमसे बात करते।
वापसी पर इसी रैस्कल ने मेरी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो फिर से दुहाई देने लगी। कौन ऐला? जाने आलम के तो कान खड़े हो गए। अरे आप नहीं जानती, ज़ैनब को तेली लगाने का मौका मिल गया। जाने आलम की आंखें नम हो गईं, जो राय को बिल्कुल अच्छा न लगा। उसे ज़ैनब पर गुस्सा आने लगा, जो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर मिर्च मसाले लगा रही थी। भाभी फजूल बकवास कर रही हैं। भाई के साथ मीटिंग के दौरान और भी मेंबर्स थे। राय ने फौरन इस बात को क्लियर किया, जहां और भी मेंबर्स थे, लेकिन अलीला जितनी फ्री हो रही थी, कोई और नहीं हो रहा था। खैर, होने दे। वैसे भी अमीर लोगों का काम ही यही है, शादी एक से और टाइम पास। तुम मेरे भाई पर फजूल इल्ज़ाम लगाना बंद करोगी। वो उसकी तरफ जारहाना अंदाज में पड़ा। प्लीज़ ज़ैनब, अंदर चलो। जाने आलम इनकी लड़ाई को मजीद बढ़ता देखकर ज़ैनब को खींचकर अंदर ले गईं, जबकि उन दोनों ने नज़रों से ओझल होने तक एक दूसरे को घूरा था। ये सब क्या हो रहा है साकिब? तुम कैसे मेरी इजाज़त के बगैर राय का रिश्ता तय कर सकते हो? रात को वो लेट कर आया था तो आफिया बेगम ने सुबह सवेरे उसे नाश्ते की मेज़ पर ही पकड़ लिया। मामा, ये दादा जान का फैसला था और आप अच्छी तरह जानते हैं। साकिब संजीदगी से बोला। एक फैसला उन्होंने तुम्हारे लिए भी किया था। वो कितना कामयाब हुआ, सभी देख रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखती है। आफिया बेगम ने सख्त तनफ्फुर से कहा। आबाद और वीरान करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वो जो चाहे कर दे। आप इस बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान ना हो। राय की शादी की तैयारी करें। अगले हफ्ते निकाह है। मेरे जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं, वो गुस्सैले अंदाज में बोली। एक पल को वहां बिल्कुल खामोशी छा गई। राय ने भाई के करखख चेहरे की जानिब देखा। जब से बाप का साया उठा था, इस शख्स में हमेशा उसे बाप की तरह चाहा था। कभी बाप की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन खुद को न जाने कितने मोड़ पर बाप की कमी महसूस होती रही। वो आज तक लब पर कोई शिकवा नहीं लाया। मामा, ये निकाह होकर रहेगा और हर हाल में इसे कोई भी नहीं रोक सकता। साकिब कतीलन अंदाज में कहता हुआ अपनी जगह से उठ गया। और मेरी भांजी का क्या? मैं वादा कर चुकी हूँ साकिब, तुमने भी उसे ठुकराया। अब जब राय के साथ रिश्ता जोड़ना चाहा तो ये नई बात ले आए हो। तुम्हें लगता है जब बड़ी बहन घर नहीं बना सकी तो छोटी हर बात में उसे मत घसीटा करे। मामा, वो जा चुकी है मेरी लाइफ से, नाम मत लें अब उसका। वो एकदम सख्त चिढ़ा था। तो ठीक है, फिर सुबीहा के साथ तुम शादी कर लो। मैं राय के निकाह के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उनकी इस शर्त पर राय भी झटका खाकर उठा। एक पल को तो साकिब सुन ही हो गया। भला ये कैसे मुमकिन था? जाने आलम उसके घर से, उसकी जिंदगी से निकल गई थी, लेकिन आज भी वो उसके निकाह में थी। वो सब कुछ हो सकता था, लेकिन बेवफा नहीं। फैसला सच समझ कर लेना है। हाँ, अगर तुम्हारी रजामंदी हो जाती है तो राय के निकाह के साथ तुम्हारा और सुबीहा का भी निकाह कर दिया जाएगा। कम से कम मैं तो अपनी बहन के आगे सुरखरू होंगी। वो सर झटकती अंदर की जानिब बढ़ गईं। भाई, भाभी? साकिब की तेज नजरों पर उसके अल्फाज वहीं हलक में दम तोड़ गए। आफिया बेगम की बात पर वो आज सारा दिन ऑफिस में सोचता रहा। 6 महीने पहले जाने आलम उससे अलग हुई थी, जब बेबी मिसकैरेज हुआ था, और सब जाने आलम की लापरवाही का नतीजा था। उस वक्त भी आफिया बेगम ने काफ़ी कोशिश की कि जाने आलम को तलाक दे दे, पर साकिब न माना और वक्त की मसलिहत के लिए खामोश होता उसे उसके घर भेज दिया। सारी बातें सोचता हुआ एक नतीजे पर पहुंचा। उसने अपने दोस्त अली शमशेर को कॉल मिलाकर सारी डिटेल्स शेयर की, उसे एक जिम्मेदारी सौंपी। उसने निकाह के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए और राय को एतमाद में लेकर बता दिया। दूसरी तरफ उसने ज़ैनब को भी कॉल करके निकाह के लिए रेडी रहने को कह दिया। वो निकाह जो 1 हफ्ते बाद होना था, वो कल ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में होने वाला था। जाने आलम, आप भी ये वाइट गाउन? ज़ैनब ने तैयार होते हुए जाने आलम को देखा, जो आज वाइट गाउन पहने हुई थीं। वाइट गाउन जो साकिब की पसंद था, और जाने आलम ने वाइट रंग इन 6 महीनों में पहनना ही छोड़ दिया था, पर आज वो पहन कर खड़ी थीं। हम अच्छा नहीं लग रही क्या? वो चेहरे पर नकाब डालती इस वक्त उस सफ़ेद गाउन में आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। मुझे तो आप नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही हैं। अल्लाह आपको हर नज़रे बद से बचाए, आमीन। वो जाने आलम के गाल पर प्यार करती उसका हाथ थामे बाहर आई।
बाहर साकिब ने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया था, जो उन्हें लेकर सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचा था। एक तरफ जाने आलम का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, वहीं सामने खड़े साकिब की निगाहें भी उस सफ़ेद गाउन में लिपटे वजूद पर जा ठहरीं। वो खुद को मुकम्मल छुपाकर आई थीं, जैसे हमेशा की तरह वो साकिब की ख्वाहिश का एहतराम करती थीं। आज दूरी आने के बावजूद भी इसी तरह एहतराम कर रही थी। वो मुश्किल से उसके वजूद से नज़रें हटाता नवाज साहब की जानिब मुतवज्जा हुआ और उन्हें कागजात मुकम्मल करते निकाह पढ़वाने का कहा। ज़ैनब जमाल बिनते जमाल अहमद, आपका निकाह राय अस्मा से 10 लाख सदाक महर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बग़ैर ताख़ीर के वो बोली। ज़ाहिरी बात है, उसे कबूल ही करना था, और जितनी जल्दी ये काम हो जाता उसकी जान छूटती थी। राय अस्मा, आपका निकाह ज़ैनब जमाल बिनते जमाल अहमद के साथ 10 लाख सदाक महर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। राय ने गहरा सांस भरा। आज वो अपने मरहूम दादा जान की आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर रहा था। दोनों ने दस्तखत किए और दुआ हुई। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हो गया। अब से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। नवाज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो इजाज़त लेते चारों बाहर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दादा जान की ख्वाहिश पूरी करते मैं सुरखरू हो गया हूँ। पर भाई, मामा की शर्त आपका और सुबैया के निकाह की। अचानक राय की जुबान फिसली थी। जाने आलम ने हैरत नज़रों से पहले राय को देखा और फिर साकिब की जानिब, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो राय को रोककर एक लगाए जिसने गलत वक्त कर गलत मुंह खोला था। अचानक ही जाने आलम के चेहरे से निकाब उतरा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और बेयकीनी से साकिब को देखे जा रही थी। उसे यूं खुले चेहरे के साथ देखते साकिब का दिमाग पर में घूम गया। चेहरा ढांपो जाने आलम, वो सख्त गीर लहजे में बोला। ज़ैनब भी खामोशी से इन 2 लव बर्ड्स को देखने लगी, जो पहले तो एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरने से नहीं थकते थे। फिर आफिया बेगम ने इन दोनों के दरमियान इतनी गलतफहमियां पैदा कर दीं कि 6 महीने से एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, ना ही कलाम किया। आज वो इतने अरसे बाद आमने सामने आए थे और राय ने इतनी बुरी खबर सुना दी। साकिब की बात पर वो पीछे हटती, सर नफ़ी में हिलाती, वहां से इमारत की सीढ़ियां नीचे उतर गईं। राय, ज़ैनब को घर छोड़ आना, वो राय को ऑर्डर लगाता, खुद जाने आलम के पीछे तेज कदम। तुम ना होई कोई मनहूस इंसान, ना अपनी ज़बान को थोड़ी देर लगाम नहीं डाल सकते थे। ज़ैनब ने राय को आड़े हाथों लिया। उसने ज़ैनब को एक सख्त घूरी से नवाजा। मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर होगा, वरना सीधा यहाँ से धक्का दूंगा। सीढ़ियों पर फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए नीचे जाओगी। चैन से नाक से मक्खी उड़ाते उसे सीढ़ियों की जानिब इशारा करते धमकाया था। तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें करो, मुझे अभी जानती नहीं हो तुम। वो भी उसके दुख रो बोध होकर उसे उंगली उठाते वार्न कर रही थी कि अगले ही पल राय ने उसकी उंगली को जोर से दबाते पीछे की तरफ धक्का दिया। वो दहलती दिल से उसे देखती रह गई। इससे पहले कि वो पीछे गिरती, राय ने फौरन उसकी कमर में हाथ डाले उसे बचा लिया। लेकिन ज़ैनब गिर गई, खुद भी गिरी और उसे भी गिरा दिया। दोनों ही लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। वो तो शुक्र था कि सीढ़ियां कम थीं, वरना दोनों को अच्छी खासी चोटें आती। आर यू ओके? एक शख्स ने आगे बढ़ते उनसे पूछा, जबकि ज़ैनब राय के सीने पर सर धरे हुए थी। सर ऊपर उठाकर उस शख्स को देखा। अगले ही पल राय खुद भी खड़ा हुआ और उसे भी अपने पैरों पर खड़ा किया। यस, वी हैव ऑल राइट। वो एकदम ज़ैनब को अपनी दूसरी साइड कर गया, जबकि ज़ैनब उसे बस घूर के रह गई। वो शख्स कांधे उचकाता वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। चलो, घर छोड़ दूं तुम्हें? वो ज़ैनब की तरफ मुड़ते बोला, क्योंकि इसके बाद उसे किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना था। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो इतने ही खुरदरे अंदाज में बोलती मुड़ी थी कि राय ने उसकी कलाई थामे अपनी जानिब मोड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का, लेकिन मैं अपने भाई की कोई बात टाल नहीं सकता। जो वो कह दे, राय करके दम लेता है। अच्छा, कल को वो कहे राय अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ तो? वो आईना उचकाते पूछ रही थी। कैसे आगे बढ़ाऊं? मतलब? उसकी बात के 2 मतलब निकलते थे और अब वो कंफ्यूज हुआ था। इतने तुम बच्चे नहीं कि तुम्हें मतलब समझ ना आए, वो तल्ख अंदाज में कहती आगे बढ़ी कि राय भी उसके हमराह हुआ। तो सीधे तरीके से पूछो ना कि सुहागरात मनाओगी? क्या बोल रहे हो बेशरम इंसान? कोई सुन लेता तो क्या कहता? वो यकदम ही उसके होठों पर हाथ रखती उसे टोक दी। इसी पल राय ने उसे बहुत करीब से देखा। निकाह होते ही देखने का अंदाज बदल गया था। दिल ने एक बार मिस की थी, पर अगले ही लम्हे वो नजरें फेर गया।
जाने आलम रोते हुए सड़क पर पहुंचे, बगैर इधर उधर देखे सड़क पार करने लगी। इससे पहले उसकी गाड़ी से टक्कर होती, साकिब ने उसे कलाई से थामकर अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके सीने से आ टकराई। इसी वक्त पास से फुल स्पीड में गाड़ी गुजरी कि साकिब के साथ जाने आलम का दिल भी थक से रह गया। वो हिचकी भरती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे, पलकें झुकाए कांपती जा रही थी। साकिब लब भींचे बिना कुछ कहे उसकी कलाई सख्ती से थामे अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। चाह के भी उसकी सख्त गिरफ्त से निकल नहीं पाई थी। गाड़ी में बिठाते वो अब गाड़ी रोड पर डाल चुका था। जाने आलम को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो शुरू से ही जज्बाती लड़की थी और अब जज्बात की वजह से उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। उसने गुस्से से सारा हिजाब उलट दिया। उसके इस अमल पर साकिब ने कहरबार निगाहें उस पर टिकाईं। गाड़ी के ब्लैक शीशे से किसी की निगाह उस पर नहीं ठहर सकती थी, लेकिन विंडस्क्रीन से तो सब दिखाई देता था। जाने आलम, हिजाब ले फौरन। वो स्टीयरिंग पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करता सख्त लहजे में बोला। वो हठधर्मी से बैठी रहीं। उसके सुनहरे बाल बिखरे थे, जिन्हें वो शायद अभी ताज़ा शैम्पू करके आई थीं, क्योंकि वो अब भी गीली थीं। जाने आलम, अब की बार आवाज़ में सख्ती थी कि एक पल को जाने आलम का दिल कांप उठा, लेकिन वो फिर भी ढीठ बनी बैठी अपने गाउन के बटन भी खोल रही थीं। साकिब ने लब सख्ती से भींचे और गाड़ी की स्पीड को मजीद तेज़ करता सुनसान इलाके की जानिब मुड़ गया। जाने आलम के हाथ रुक गए थे। वो अनजान रास्ता देखकर थोड़ी सी घबराई थीं। वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था? आंसू भी गालों पर थम से गए थे। सुनसान लंबी खाली सड़क को देखते जाने आलम ने थूक निगलती हलक साफ किया। रुक क्यों गईं? कंटिन्यू रखें, अभी तो बहुत कुछ रहता है उतारने को। वो बगैर उसकी जानिब देखे सर्द और सपाट अंदाज में बोला था। उसकी सर्द आवाज़ पर जाने आलम की रीढ़ की हड्डी है सनसनी दौड़ गई थी। फौरन सी से गोद में गिरा हिजाब उठाया और सर पर स्कार्फ लेते अपना चेहरा ढांपने लगी कि अगले ही पल साकिब ने खींचकर उसे उतार दिया। जो पहले करना थी वही करें। ओपन योर गाउन बटन। वो उसके गाउन की तरफ इशारा करते सख्त नज़रों से देखता बोला। जाने आलम ने आंसू जब्त करते सर नफ़ी में हिलाया। ओपन, फास्ट, वो ऊंची आवाज़ में कहता उसे बुरी तरह डरा गया। जाने आलम की आंखें बिन बादल के बरसती जा रही थीं। कांपते हाथों से अपने गाउन के फ्रंट बटनों को खोलने लगीं। हटाएं इस गन को। अगला ऑर्डर मिला तो वो कांपते हुए गाउन को सीट पर बैठे ही बमुश्किल उतार चुकी थीं। साकिब ने गाउन भी उसके हाथ से झपटते पिछली सीट पर उछाला। नाउ रिमूव योर नेक्स्ट। उसकी बात सुनते जाने आलम ने उसे बेयकीनी से देखा, जबकि उस वक्त वो सादा सी फ्रॉक में बहुत ही छुई मुई नाजुक सी लग रही थीं। उसके खूबसूरत नाजुक फूल जैसे जिस्म को देखता साकिब लब खींच गया। सुनाई नहीं दे रहा? वो धाड़ा कि जाने आलम दोनों हाथों मुंह में छुपाए शिद्दत से रो दी। लेकिन साकिब का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। कैसे वो सबके सामने अपना हिजाब उतार गईं? उसके कहे के बावजूद वापस नकाब ना लिया? वो कैसे बख्श देता उसे? जब चेहरा दिखा दिया तो बाकी जिस्म भी दिखा दो। वो अब की बार शिद्दते गुस्से से गाड़ी रोकता उसकी जानिब देखता बोला। गाड़ी रुकते महसूस करती इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। ये अनजान जगह नहीं थी। ये साकिब का फार्म हाउस था, जहां वो शादी के शुरू के दिनों में अक्सर अपनी रातों को उसके साथ खूबसूरत बनाने यहाँ लाया करता था। आज क्यों लाया था? जाने आलम का दिल धक से रह गया। साकिब गाड़ी से नीचे उतरता दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलते उसे कलाई से थामे बाहर निकाल चुका था। उस वक्त वहाँ कोई मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा था। वो इसीलिए अंदर दाखिल हुआ। छोड़े मुझे, साकिब कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बुरी तरह पैनिक होती, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई हिलकान हो रही थी। उसे साकिब से डर लगने लगा था। वो मोहब्बत में उसके करीब इतना आगे बढ़ जाया करता था कि उसे सहना जाने आलम के बस में न होता। और अब तो वो था भी गुस्से में। अपनी शर्ट की ऊपरी 2 बटन वो एक हाथ से खोलता, इसीलिए अपने कमरे में आया और दरवाज़ा लॉक करते उसे दीवार के साथ पिन किया। क्यों करती हैं हर वो काम जिससे मैं आपको मना करता हूँ? वो अपनी गहरी सांसों की तपिश उस पर छोड़ता उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया था। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? वो उसकी गहरी काली आंखों में झांकती पूछ रही थीं। हाँ, कर रहा हूँ, बगैर झिझक के। रुके, वो सपाट अंदाज में बोला। जाने आलम को अंगारों पर घसीट गया कि अगले ही पल वो निडर होती उसके कॉलर को दबोच गईं। आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? हाँ, मैं नहीं करने दूंगी आपको। कौन होती हो तुम मुझे रोकने वाली? उसे बगैर पलक झपके देखे पूछ रहा था। बीवी हूँ आपकी। वो भी 2 टोक जवाब दे रही थी। बीवी वाला रिश्ता तो 6 महीने पहले तुम खत्म कर चुकी हो। अब तो बस कागजी रिश्ता बचा है। कभी आप कभी तुम, उसे हमेशा अपनी मर्जी से मुखातिब करता था। फिर मुझ पर क्यों हक जताते हैं? मैं नकाब करूं या ना करूं, जो मर्जी पहनूं। आप कौन होते हैं मुझ पर?
नाम का ही सही, शौहर हूं आपका, और आखिरी सांस तक मैं ही रहूंगा, समझे आप? वो अब की बार कड़क कर बोला। नहीं। वो सपाट अंदाज में आंसू जब्त करते उसे देखने लगी। अगर आपने दूसरी शादी की तो मुझे तलाक। उसके अल्फाज पूरे होने से पहले वो उसके होठों पर झुका और उसको कदर सख्त गिरफ्त में ले गया। इस कदर सख्त गिरफ्त पर जाने आलम फड़फड़ा कर रह गईं। मुजाहिमत करते हाथ भी थम गए। वो बहुत शिद्दत से उसके होठों पर कहर ढा गया। उसकी सांसों में जलथल होती महसूस करता, उसके निचले होंठ पर काटता पीछे हटा। आइंदा अपने होठों को इतना मत खोलिएगा, मिस साकिब, जितना सहने की ताकत हो। वो गहरी सांस भरता, पीछे दीवार के साथ टेक लगाती, लहू छलकते होठों से अपने मुहर्रम को देख रही थीं, जो उसे अभी तक सर्द निगाहों से देख रहा था। जाने आलम ने अपनी नज़रें चुरा लीं। वो इसीलिए बिस्तर पर आया तो जाने आलम के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, वो घबराईं। क्या हुआ? वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठता, उसे अपनी गोद में बिठा गया और अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां उलझाता वो उसके दिल की धड़कनों में भी जलथल मचा रहा था। आज 6 महीने बाद उसे देखकर उसका छूना महसूस कर रही थी। प्लीज़ मुझे वापस छोड़ाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो खुद अहज़दियती से बोलती साकिब को चौंका गई। मेरा छूना आपको बुरा लग रहा है जाने आलम? वो अब की बार बहुत मासूमियत भरे लहजे में। ये सोच तकलीफ दे रही है कि आप बहुत जल्द दूसरी शादी करते। ये हक किसी और को भी दे देंगे। कोई और आपको ऐसे छुएगी, आप उसे छुएंगे, मेरा हक उसे देंगे। ये सोचते मेरी रूह निकलने लगती है। साकिब, प्लीज़ ये जुल्म ना करें। आपने मुझे खुद से जुदा कर दिया, मैं चुप रही। रास्ते अलग कर लिए, मैं नहीं बोली। राब्ता तक तोड़ लिया, सब सहन कर गई, लेकिन आपकी बेवफाई नहीं सहन कर पाऊंगी। जाने आलम की जान निकल जाएगी। वो हिचकियों से रोती, अपनी अनाह खुददारी एक तरफ किए सब बोलती चली गई। साकिब ने यकदम उसे अपने साथ तकिए पर गिराया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते उसके नैन नक्श को हमेशा की तरह महफूज करने लगा। ये लड़की अब भी नहीं समझी थी कि ये मेरे लिए क्या है। समझती तो ऐसा कभी ना कहती। साकिब ने आगे होते उसके माथे पर लब रखे तो वो गहरा सांस भर गई। साकिब, आसमां को छूने का हक सिर्फ एक लड़की को है, और वो मेरी महरम। वो उसके गालों से आंसू चुनते बोला। वो भी तो महरम बन के आएगी। एक बार तकलीफ दी। सच की आस पर उसके कॉलर दबोच गई। साकिब, आसमां की सिर्फ एक ही महरम है, और वो साकिब की जान है, मेरी जाने आलम। वो अब की बार पूरी शिद्दत, पूरे जज्बे से उसके होठों पर झुका, उसे मोतबर कर गया था। वो जानता था कि अगर वो ये सपना नहीं कहता तो इस लड़की ने खुद अजियती से खुद को कुछ कर देना था। जितना उसे लेकर वो खुद पोजेसिव था, वो भी उसकी उतनी ही दीवानी थी। साकिब के अल्फाज उसके दिल पर खार बनकर गिरे थे। वादा? जरा सी सांसों की बख्शिश पर वो उससे वादा ले रही थी। हाँ, उसका यकीन डगमगा गया था। उसे डर था कि साकिब बाद में मुकर न जाए और माँ के दबाव में आकर सुबिया से शादी न कर ले। वादे के अलावा आपके यकीन को पुख्ता करने के लिए मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। उसका दुपट्टा एक तरफ करता लाइट ऑफ कर गया। भारी भरकम पर्दे तो पहले ही कमरे को ढांपे हुए थे। दिन की रोशनी अंदर दाखिल भी नहीं हो रही थी। पूरा कमरा इस वक्त तारीकी में डूब गया। हाँ, मुझे वादा चाहिए। किसी कमज़ोर लम्हे में आप पर दबाव डाला और आप नहीं पड़ सकते कमज़ोर। मेरी ताकत आप ही हैं जाने आलम। हाँ, भरोसा रखो। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाता इतने अरसे की तिश्नगी को मिटाने लगा। उसके लम्स पर जाने आलम पिघलने लगी थीं। वो उसे चाहकर भी झटक नहीं सकती थीं। वो उसकी थीं और आखिरी सांस तक उसी की रहने वाली थीं, फिर चाहे पास रहती या दूर। इसी तरह साकिब भी उसे हमेशा के लिए चाहता था, चाहे पास रहता या दूर। आहिस्ता आहिस्ता सब पर्दे सरकने लगे। दोनों एक जान दो होते एक दूसरे का सकून बनने लगे। सुबह से शाम हो गई थी और जाने आलम अभी तक घर नहीं लौटी थीं। तो वहीं दूसरी तरफ राय को साकिब का फ़ोन आया था कि आज की रात शराफत से ज़ैनब के पास रुक जाओ, क्योंकि जाने आलम मेरे साथ। वाह, क्या बात! शराफत से? मतलब जैसे खुद तो भाभी के साथ बड़े शरीफाना अंदाज में रह रहे होंगे। वाह! गाड़ी ज़ैनब के घर के बाहर रुकता बेल पर हाथ रखने लगा कि दरवाज़ा झट से खुल गया। अरे वाह, बिन कहे ही दरवाज़ा खोल दिया। इंतज़ार कर रही थी मेरा? वो मानी खेज अंदाज में बोला। अंदर आया। तुम इस वक्त वहाँ? हाँ, क्या करने आए हो यहाँ पर? और जाने आलम आप ही कहाँ हैं? मुझे लगा वो हैं। दरवाज़ा लॉक करते उसके पीछे अंदर आई। आज रात वो अपने शौहर को वक्त दे रही हैं, इसलिए वो वहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए।
वो मज़े से सोफे पर बाहें फैलाकर बैठा, ज़ैनब को सर से पांव तक घूरती निगाहों से देखता। दिल ही दिल में महसूस हो रहा था, आज ही तो आया था ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन यहाँ ऊंटनी थी। ज़ैनब ने लब भिंचे, सर अफसोस से हिलाया। ये इत्तला फ़ोन पर भी दे सकते थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? लात मारने वाले अंदाज में कहा। दिल ही दिल में खुश हुई थी, जाने आलम के लिए कि शुक्र था 6 महीने बाद दिलों पर जमी गर्द हटने लगी थी। ऐसे कैसे? भाई का हुक्मनामा मिला कि आज की रात मैं यहीं तुम्हारे पास रुकूं। वो आगे होते उसके सर पर बम फोड़ गया। साकिब भाई, हम? झूठ मत बोले। वो बुरी तरह से स्टेप पटाई। यकीन नहीं तो खुद फोन करके पूछ लो। वैसे इस वक्त वो बहुत बिजी। हस्बैंड वाइफ को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते तंग करना अच्छी बात नहीं। वो उसके पास आता नरमी से बोला था, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। दिल ही दिल में घबराई सी वो बज़ाहिर कॉन्फिडेंटली बोली, दिन में तुमने पूछा था ना कि अगर भाई सुहागरात का कहेंगे तो मनाऊंगा। तो लो, आज ही इजाज़त मिल गई, बल्कि हुक्मनामा जारी हुआ है कि आज की रात तुम्हारे साथ यहीं काटनी है मुझे। वो बज़ाहिर चेहरे पर गंभीर तासुर सजाए, दिल ही दिल में ज़ैनब की हालत से महसूस हो रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ। साकिब भाई ऐसा कह ही नहीं सकते। ज़ैनब ने पूरे यकीन से कहा, अच्छा अगर ऐसी बात होती तो मैं इस वक्त यहाँ क्यों हूँ? चलो एक काम करते हैं, जब रात गुजर जाएगी तो सुबह तक जब मैं यहीं होऊंगा, इसी घर में, तुम्हारी बाहों में नहीं, तुम मेरी बाहों में। अरे नहीं, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की गहराइयों में। वो उसके करीब हुआ तो ज़ैनब झट से पीछे हटी। शट अप, खबरदार जो मेरे साथ वाहियात गुफ्तगू की, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चलो गुफ्तगू को गोली मारते हैं, अमली मुजाहरा करते हैं। वो यकदम से उसकी कमर में हाथ डाला, उसे जोरदार अंदाज में अपनी तरफ खींचा, सीने से लगा गया। इस एक पल को तो वो राय भी थक से रह गया। वो तो उसे तंग कर रहा था, लेकिन इतनी जोर से सीने में आकर लगेगी उसे अंदाज़ा नहीं था। दूसरी तरफ ज़ैनब की आंखें नम हुईं तो उसका हाथ भी उठा, जो राय के चेहरे पर पड़ा था। राय को तो कुछ न हुआ, लेकिन ज़ैनब की कलाई में टेस उठी। वो उसे हैरत से देखने लगी। इसकी जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसकी कमर में अपनी उंगलियां सख्ती से पैवस्त किए हुए, छोड़ो मुझे, वरना साकिब भाई को शिकायत लगाऊंगी। वो रस्सी होते हुए उसकी बाहों से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शौक से लगाना, बल्कि मुझे अपना पूरा काम करने दो, एक साथ सारी शिकायतें लगा देना। वो गुस्से से उसका जबड़ा दबोचा, एक तरफ करता उसके साफ शफ़ाफ गर्दन पर अपने दांत गाड़ गया। बेख्तियार ज़ैनब के होंठों से चीख निकली थी, जो राय ने उसके मुंह पर हाथ रखकर घूंट दी। ये निशान भी दिखाना उन्हें, और बताना कि मेरे मनकूहा ने शौहर होने का हक ले लिया। उसे झटके से परे करते सोफे पर गिराया, कमरे से निकल गया। ज़ैनब वहीं अपने आंसू पहुँचते उसके पीछे लग गई और उसे ज़ोरदार धक्का दिया। वो बमुश्किल गिरते गिरते बचा। तुम एक घटिया इंसान हो। वो पलटकर उसे गुम नज़रों से देखने लगा। उसे समझ न आया कि ज़ैनब उसे क्या बोले जा रही है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, जहाँ मौका मिला नहीं अपनी असलियत दिखा देते हो। वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, जो राय को लब खींचने पर मजबूर कर गई। वो वापस उसकी तरफ पलटा और ज़ैनब ने अंदर की तरफ दौड़ लगाई। राय भी उसके पीछे लपका था। वो खुद को बचाती हॉल में घुसी, वहीं से अपने कमरे की जानिब भागी कि रास्ते में पड़ी मेज़ से बहुत बुरी तरह से टकराई। एक चीख बुलंद हुई और इससे पहले कि कांच की मेज़ पर गिरती और उसे चोट लगती, राय ने फौरन उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों ही पीछे पड़े सोफे पर जा गिरे। ज़ैनब दर्द से सिसक उठी। उसके पैर के नाखून से खून निकल रहा था, जो मेज़ के साथ लगा था। वो अपना पाँव देखती सिसकती हुई अपना नीचे वाला होंठ बाहर निकालती राय को घूरने लगी। मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने क्या किया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो सिसु करते बोली। अपनी हरकतें देखी हैं तुमने? पूरी जंगली बिल्ली हो। वो पीछे होता उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसे सहारा दे सके। उसके हाथ पर थप्पड़ जड़ गए। देखो ज़ैनब, अपने हाथों को काबू में रखो। अभी जो तुम मुझे एक थप्पड़ जड़ चुकी हो, उसकी भरपाई भी तुम्हें नहीं हुई, और मज़ीद अपने लिए मुश्किलात मत खड़ी करो। वो उसे झटके से अपनी गोद में उठा गया। उफ़, क्या खाती हो? इतनी भैंस जितना वज़न है तुम्हारा? वो जानबूझकर उसे जिच कर रहा था, जबकि उस नाजुक का वज़न तो इतना सा था कि राय उसे अपने एक बाजू पर भी उठा लेता। बको मत, अपनी बॉडी देखो, खाकर हराम कर रहे हो, इतना सा वज़न नहीं उठा पा। वो उसके फूले मसल्स पर चुटकी काटते उसे कराहने पर मजबूर कर गई। तुम बाज नहीं आती? हाथों को कंट्रोल कर लो, वरना हाथ मेरे भी हैं। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? उसके नाखून का जख्म देखता फिक्रमंदी से पूछ रहा था। ज़ैनब ने सामने दराज की तरफ इशारा किया। उसे खुद भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर एक अनहोनी हो गई। दो जाने दुश्मन एक दूसरे के आसपास बैठे एक दूसरे को देख रहे थे।
राय उसके पैर के नाखून का जख्म साफ करता उस पर बैंडेज लगा रहा था, और उसी पल ज़ैनब को अपने आप उसके सामने बहुत गिल्टी में लगा। उसके गाल पर नज़र जा ठहरी जहां उसने कुछ देर पहले एक थप्पड़ जड़ दिया था। लो, अब टिक के बैठो। वो उठता हुआ बैतुल खला जाता हैंड वॉश करने लगा। कहाँ जा रहे हो? उसे उठता देख वो टोक गई। भूख लगी है, बावर्ची खाने में जा रही हो, लट मारने वाले अंदाज में कहा। क्या बनाया है? मैं ला आता हूँ, मुझे भी भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी बनाना था, लेकिन जाने आलम आपकी वजह से इतना अपसेट थी कि ना दिन को कुछ खाया और ना अभी बनाया। वाह वाह, कितने फ़ख्र से बता रही हैं। एक लड़की होकर बैंडी कुछ बना लेती है, कोई मेहमान ही आ जाता है मेरे जैसा। वो शहादत की उंगली अपनी तरफ करता मुंह टेढ़ा करके बोला, मुझे नहीं पता था ऐसा भुक्कड़ मेहमान आ जाएगा। बल्कि एक काम करो ना, अमीर शौहरों, कुछ ऑर्डर करो, पता चले एक बीवी की जिम्मेदारी उठा सकते भी हो या नहीं। ज़ैनब वापस बेडग्राउंड से टेक लगाकर बैठती शाही अंदाज में ऑर्डर लगा रही थी। हाँ, बड़ी आई ना तुम शहजादी, जिसे राय अस्मा बाहर से ऑर्डर करके खिलाएगा। वो हरी झंडी दिखा, सीधा कहो जेब खाली है। ज़ैनब ने नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ, जेब तो खाली है, अब क्या हो सकता है। अफसोस तुमने गरीब बंदे से शादी कर ली। और फिर सोफे पर फैल कर लेटने वाले अंदाज में बैठता मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। कोई शक नहीं। साकिब प्लीज़, उसकी शिद्दतों से निढाल होती उसके कांधे तक पहुंच गई। क्या हुआ? पहली बार तो नहीं करीब आई? वो जो इतने अरसे बाद बीवी की कुर्बत में खोया था, उसकी सिसकी सुनता उसे देखने लगा। पता नहीं, लेकिन मुझे वो बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, रिलैक्स। वो पीछे हटता बेड क्राउन से टेक लगाते उसे अपने सीने से लगा गया। वो कभी भी जाने आलम को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता था। अब भी पीछे हटना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वो अपनी बीवी, अपनी जान की तकलीफ का सोचता पीछे हटा था, और जाने आलम ने पुरसुकून होते उसके सीने पर सर रखा और आंखें मूंद ली। आप बिल्कुल नहीं बदले, हाँ, आज भी वही केयरिंग अंदाज है आपका। वो धीमी आवाज में बोली थी। क्या मुझे बदल जाना चाहिए था जान? उसके बाल सहलाते नरमी से पूछ रहा था। हाँ, क्या मैं अब भी आपको अच्छी लगती हूँ? वो सर उठाते बहुत इश्तियाक से पूछने लगी तो वो उसे बेबाक निगाहों से देखने लगा। कमरे की डिम लाइट्स में उसका निखरा सरापा देखता उसके सवाल फिर से जज्बात को बहकाता महसूस कर रहा था। पहले से भी ज्यादा दिल में रहने लगी हैं जान। यूं लगता है 6 महीने से नहीं 6 बरस बीत गए हैं आपसे दूरी के। जब तक देखा नहीं था आपको, किसी न किसी तरह काबू पा रहा था खुद पर। अब आपके सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, पलता नहीं। मेरी कसूर नज़र का है। जिस बात का तुझे डर है वो करके दिखा दूंगा। साकिब धीरे से गुनगुनाता जाने आलम को हैरान कर रहा था, और वो बिन पलके झुपके उसे देखे चली जा रही थी। साकिब ने उसे अपने सीने से लगाते फिर से उस पर हावी होते उसके बालों में उंगलियां फेरी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। वो एक बार फिर से उस पर हावी होता चला जा रहा था। वो आंखें मूंदे उसके लम्स पर खुद को बहकता महसूस कर रही थीं। ये एहसास ही किस कदर प्यारा था, एक शख्स जान से भी प्यारा था। वो खाना खा रहे थे जब उसकी मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वो उठकर बाहर आया। कहाँ हो तुम और तुम्हारा भाई? आधी रात होने को आई, ना तुम्हारा पता है और ना तुम्हारे भाई का। आफिया बेगम की सख्त गीर आवाज़ पर वो यकदम चुप सा हो गया। वो दोस्त की तरफ हूँ, देर हो गई तो यहीं रहने का प्लान बन गया। बाकी भाई से फ़ोन करके पूछ ले वो कहाँ है। राय ने फ़ौरन सा जवाब दिया, उसका फ़ोन बंद आ रहा है और तुम वापस घर आओ अभी इस वक्त। अगला हुक्मनामा जारी हुआ। अभी तो मुश्किल है, सब दोस्त इकट्ठे हैं तो पार्टी कर रहे हैं। मामा, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ कि रात को घर न आया तो खो जाऊंगा। प्लीज़ चिल करें और सो जाएं, सुबह तक आ जाऊंगा, बाय। वो फ़ौरन कॉल कट गया, मबादा मज़ीद बात न बढ़ जाए। अंदर गया तो वो सारे बर्तन समेट रही थी। बांडा शुक्रिया अदा कर देता है, भूकड़ भूख मिटाकर उठ गई। कुछ देर पहले ही खास ज़ैनब की भूख के ख्याल की वजह से वो फूड पांडा से अपने और उसके लिए खाना ऑर्डर करता अपनी जिम्मेदार शौहर होने का फ़र्ज़ अदा कर चुका था। शुक्रिया किस बात का, मेरा हक है अब पूरा पूरा। वो बर्तन समेट कर उठने लगी। राय ने उसके हाथ से बर्तन थाम लिए और बावर्ची खाने में जाकर छोड़कर वापस आया। हक की बात ना करो, वरना मेरे हक देने के वक्त तुम्हें सिसकियां और आहें भरनी हैं। वो सोफे पर बैठते कुशन गोद में रखे से एक आंख विंक करता बोला, तुम्हें जाना चाहिए अब। वो तकिए में सर रखती नींद दराज होते बोली, किस खुशी में? रात भर रुकने का ऑर्डर है। वो फिर से मोबाइल पर सर खपने लगा।
आफिया बेगम की फिर से कॉल आने लगी। वो एक नज़र सामने आंखें मूंदी लेटी ज़ैनब पर डालती, उस पर कॉल कट गई। क्या करूं यार, मामा को शक हो गया तो क्या करूंगा? अभी भाई ने सख्ती से मना किया है कि किसी को पता न चले, खासकर मामा को, वरना एक हंगामा खड़ा हो जाना है। वो लाइट्स ऑफ करता साइड लैम्प जलाया, वापस सोफे पर आ बैठा और आंखें मूंदे दिमाग को रिलैक्स करने लगा। आज ही वो ज़ैनब और अपना निकाह में ले चुका था और आज ही उसके साथ एक कमरे में था। उसके अंदर अजीब से जज्बात जागने लगे जिन्हें वो पहली बार महसूस कर रहा था, वो भी ज़ैनब के लिए। वो सर झटक गया। राय, अचानक से ज़ैनब ने उसे पुकारा तो वो चौंका। सोफे पर नहीं सोया जाएगा, साथ आप ही के कमरे में चले जाओ, उसे लेटे ही फरमान जारी कर रही थी। बड़ा तुम्हें मेरा ख्याल है तो अपने पास बिस्तर पर बुला लो ना। भाभी के कमरे में जाकर सोना मुनासिब नहीं लग रहा यार। इसकी बात पर वो एक पल को झिझ हो गई। आ जाओ यार, वाकई मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, वो बेचारगी से बोला। पहले वादा करो कोई फहश टाइप हरकतें नहीं करोगे, वो उससे वादा ले रही थी। राय ने एक आईब्रो चढ़ाई। देखो, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। वो अपनी जगह से उठा। अब की बार उसके पास बिस्तर पर आया तो जरा सा पीछे खिसकी। अभी चाहूं तो 1 सेकंड लगे, अपना हक ले सकता हूं मैं, लेकिन मुझे जोर जबरदस्ती पसंद नहीं, इसीलिए बेफिक्र रहो। वो तकिए पर सर रखता उसकी जानिब से करवट लेता आंखें मूंद गया। वेरी फनी, जबरदस्ती पसंद नहीं, जैसे मैं तो तरसी जा रही हूं तुम्हारी कुर्बत के लिए। वो भी फट से जवाब दे गई। वो तो जब पास आओगे तो फिर पता चलेगा। ऐसी आदत डालूंगा कि रोज कहोगी अपनी कुर्बत की मार मारो। उसकी तरफ मुड़ता उसको ज़ूमाइनी अंदाज में कहता कानों से धुआं निकवा गया। बेशर्म इंसान, सो जाओ, उसे बोलती दूसरी तरफ करवट बदल गई तो वो बिल्कुल चित लेटा। एक नज़र उसे देखते आंखें मूंद गया। कुछ ही देर गुजरी कि राय को लगा किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। नज़र पड़ी तो ज़ैनब का हाथ नींद में उसके गाल पर पड़ा था। उफ, क्या लड़की है। जागते में भी हाथ कंट्रोल नहीं होते और ना ही सोते में। एक बार मेरे हाथ लगो, तुम्हारे हाथ बांधकर सारी रात तुम्हें जगाकर अपने बदले ना लिए तो मेरा नाम भी राय आसमां नहीं। वो वापस तकिए पर सर गिरा गया और उसकी जानिब रुख करता उसे देखे चला गया। कब नींद की वादियों में खो गया उसे पता न चला। मुझे डर लग रहा है, आपकी मामा ने मुझे आपके साथ देखा तो बहुत गुस्सा होंगी। गाड़ी में बैठे उस वक्त उनका रुख आसमा हाउस की जानिब था। मैं हैंडल कर लूँगा, आप रिलैक्स रहें। उसकी तबीयत को देखता थोड़ा अपसेट हुआ। वो कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही थीं। कुर्बत के लम्हात में भी वो साकिब के लिए एक इम्तहान बनी हुई थीं। इतना तो वो शुरू में भी नहीं तड़पी थी जितना रात को वो बार बार साकिब को रोक रही थीं। बहुत मुश्किल से वो उसके हाथ आई थीं, वरना बार बार वो रोकती, साकिब के सब्र का इम्तहान ले रही थीं। जाने आलम, अचानक उसे पुकार गया। जी। वो अपना निकाब सेट करती अपनी गजाली आंखें उस पर टिका गईं। कोई मसला है तो मुझे बताएं। वो उसके दिल का हाल जानना चाहता था। बस डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। हाँ, उसके मजबूत हाथों में अपने नाजुक हाथ जमा गए। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। वो अपने लब दांतों तले दबा गया। उसने सवालिया नज़रों से साकिब को देखा। कोई फिजिकल इशू है, बताएं मुझे। वो गाड़ी एक तरफ रोका, मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा होता पूछ रहा था। वो आंखों में नमी लिए सर नफ़ी में हिला गईं। फिर मेरे करीब आने पर पेन क्यों हुआ इतना? क्या आप रोईं? उसकी बात पर जाने आलम का सर झुक गया। लुक एट मी जाने आलम, जो भी बात है सच सच बता दें। मैं शौहर हूँ आपका और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो जब मिसकैरेज हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा मसला हो गया है यूरिन में, पर ठीक हो जाएगा। जब शौहर के साथ, और ये भी कहा था कि अगर वक्त पर जिस्मानी ताल्लुक बहाल ना किया तो मुझे कमर और पेट के निचले हिस्से में मुसलसल खिंचाव रहेगा, और जब कई माह बाद शौहर के करीब जाओगी तो दर्द और जलन बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। लेकिन आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। वो धीरे से उसे बता गईं और शायद इसीलिए रात को वो शर्मिंदगी से बोलीं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? वो परेशान हो गया। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नहीं आप, मैं ठीक हूँ। वो तो बस रात को इतने अरसे के बाद करीब आए तो उसका हाथ थामे कांपती आवाज़ में बोली, आर यू श्योर? मतलब दोबारा तो नहीं होगा? एक बार डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्रमंदी के तासुरात देखती वो मुस्कुराई थीं। जी मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वो कुछ रजामंद सा लगा और मोबाइल पर आती राय की कॉल अटेंड कर गया। सुबह मोबाइल में मुसलसल आती कॉल की वजह से राय की आंख खुली थी।
जरा सा सर उठाकर देखा तो मामा कॉलिंग लिखा आ रहा था। अरे यार, मामा को लगता है शक हो गया। वो अब दांतों तले दबा गया। कॉल बंद हो गई जब राय की निगाह अपने सीने पर सर रखे सोई ज़ैनब पर जा ठहरी। उसके दिल ने एक बार मिस की। उसका चेहरा सोते में बेहद मासूम लग रहा था। वो बहुत गहरी नींद में थी। रायन ने उसे पीछे तकिए पर लिटाना चाहा कि वो उसे अपनी तरफ खींचती करीब कर गई। वो जरा सा उसके ऊपर झुकते खुद को उससे टच होने से बचा गया। बेइख्तियारी उसके होंठों पर निगाह जा ठहरी। जी चाहा उन पर एक जसारत ही कर दे, लेकिन फिर अपने ही ख्याल पर खुद को सरजनिश करता पीछे हटा, लेकिन उसके माथे पर लब रखना ना भूला। उठते हुए वो साकिब को कॉल मिला गया। भाई, मामा ने मुझे पागल कर देना है, प्लीज़ उनसे बात कर लें। तफ्तीशी टीम बिठाई हुई है मुझ पर कि मैं साकिब के सवाल पर वो सर घुमानता पलटकर अंगड़ाई लेती ज़ैनब को देखने लगा। बीवी की ड्यूटी संभाले हुए जो आपने मुझे सौंपी थी। उसे घर ले आओ, मैं भी पहुंच रहा हूं। साकिब की बात सुनता वो यकदम शौक रह गया। क्या मतलब? घर? मामा? मामा, मैं आ रहा हूं ना, आ जाओ ज़ैनब को लेकर। वो अपनी बात मुकम्मल करता कॉल काट गया। क्या हुआ? आगे तुम्हारा थूपड़ा बड़ा सूजा रहता है। मजीद तुमने सुझा लिया। वो बिस्तर से उठते उसे सुना रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई ने घर बुलाया है हम दोनों को। उसकी तरफ देखता परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता बोला। घर? तुम्हारा मतलब अस्मा हाउस? ज़ैनब ने तस्दीक करनी चाही। मेरा घर, मैंने इसी की बात की है। उठो यार, जल्दी करो, भाई और भाभी पहुंचने वाले होंगे। वो उसे कहता खुद बाथरूम में घुस गया। ज़ैनब का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो उन्हीं कदमों पर वापस पलट आया। कुछ शर्मो हया होती है, ये जो लेडीज़ चीज़ें ज़रूर रखनी है वॉशरूम में, वो तपा हुआ बोला तो ज़ैनब के कानों से धुआं निकला। किसने कहा था मुंह उठा के अंदर चले जाओ? लेडीज़ वॉशरूम में लेडीज़ ही चीज़ें मिलेंगी ना, इडियट। वो जरा सा लंगड़ाकर बाथरूम की जानिब बढ़ी, जबकि वो बाहर लगे बेसन पर मुंह हाथ धोता उसे आवाज़ें देने लगा कि जल्दी से तैयार होती बाहर आई। मुझे नाश्ता तो करने दो उतावले। उसे देखते गुस्से से बोली। एक तो हर वक्त खाती रहती हो, क्या फ़ायदा? मोटी तो तुम होती नहीं, इतनी सी तो हो तुम। वो उसे पिद्दी जितना साइज बताकर गाड़ी को रनवे पर डालने लगा। अच्छा, रात तक तो मुझे मोटी भैंस कहा जा रहा था। वो उसकी तरफ आंखें मिटकाकर देखते बोली। हाँ तो दिखने में पिद्दी सी हूँ, वजन तुम्हारा 1.5 मन से भी ऊपर है। उसे अच्छा खासा तपा चुका था। सारे रास्ते उससे लड़ती आई और राय का वक्त बहुत मज़े में कट गया। घर की दहलीज पर कदम रखा तो सामने ही भाई और भाभी खड़े दिखाई दिए, जबकि उसकी वालिदा मोहतरमा का चेहरा गुस्से से उजागर लाल हुआ था। आओ आओ, ले आओ उसे भी, मुंह उधड़ने को। दोनों भाई मिलकर मुझे मार दो, माँ मर जाए और तुम दोनों आज़ाद हो जाओ, फिर जो चाहे मर्जी कर लेना। वो दुखी होती आंसू बहाते बोली। अल्लाह ना करे मामा, कैसी बातें कर रही हैं, मरे आपके दुश्मन। राय ने उनके पास घुटनों के बल बैठते प्यार से कहा। लो, उल्टा हमें बद्दुआएं दे रहा है। क्यों? इनकी माँ के सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं ना। ज़ैनब मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती जाने आलम के पास जा खड़ी हुई। उसका चेंज हुआ लिबास और निखरा निखरा वजूद देखती ज़ैनब ने बेइख्तियार मुस्कान दी। यकीनन जाने आलम और साकिब में सब कुछ ठीक हो गया था। अब बात का बतंगर ना बनाए, किसी और की वजह से घर का माहौल ख़राब मत करे मामा। क्योंकि ये तय था कि जाने आलम से मेरी और ज़ैनब से राय की शादी होगी। साकिब ने सख्त संजीदगी से कहा। हाँ, बस तुम दोनों के दादा ही तुम लोगों का सब कुछ थे, माँ तो कुछ भी नहीं है ना, कि माँ की भी फिक्र कर लेते। कि वो क्या चाहती है? आफिया बेगम फिर रो दी। साकिब, तुमने वादा किया था कि तुम सुबिया से शादी करोगे और अब तुम मुकर नहीं सकते। आफिया बेगम की बात पर एक पल को वहाँ खामोशी छा गई। जाने आलम ने दुखी निगाहों से उसे देखा। मैं पीछे नहीं हट रहा, लेकिन एक बात आप भी उनको बता दें, भले निकाह करवा दें, लेकिन जाने आलम का रुतबा किसी दूसरी को नहीं मिलेगा, ना कोई हक दूंगा। सिर्फ एक नाम है जो दे दूंगा, आपके लिए। साकिब की इतनी बात पर जाने आलम के दिल पर जा लगी। कैसे वो नाम भी दे सकता था? रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं इतना एहसान करने की। जाओ अपनी बीवियों के नाज नखरे उठाओ। वो नाराज़ होती वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं, जबकि राय ने गहरा सांस भरता भाई को देखा। फिर जाने आलम को, भाई आप तो गए काम से। राय की बात पर साकिब ने बेइख्तियार मुड़ते जाने आलम को देखा, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो मुंह पर हाथ रख के अपने और साकिब के कमरे की जानिब भागी थीं। साकिब ने बेबसी से अपना माथा मला, इतनी मुश्किल से उसके साथ राह हमवार की, फिर से सब बिखरने लगा। एक तरफ माँ नाराज़, एक तरफ बीवी। अब वो बेचारा बुरा फंसा था।
मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं अपने घर ही ठीक थी। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, भूख से जान निकल रही। यकदम से ज़ैनब की बात पर राय ने लाख फेरते उसे गुस्से से देखा। ये सूरत हाल कितनी बॉम्बास्टिक चल रही है और इसे ठूसने की पड़ी है। तो क्या पेट घर छोड़कर आती? कंजूस इंसान। वो भी लड़ने मरने को तैयार हूँ। राय, ये रहा प्लीज़। मैं पहले ही मामा और जाने आलम की वजह से काफ़ी अपसेट हूँ। अब तुम दोनों लड़ना झगड़ना मत शुरू कर देना। राय, मुलाजिम से कहकर नाश्ता बनवा लो और ज़ैनब को रूम में ले जाओ। मतलब भाई, इसकी रुखसती दे रहे हैं आप मुझे? राय ने आंखें घुमा के पूछा। ज़ैनब की सांस सीने में अटकी। हाँ, एक पल के तवक्कुफ के बाद वो इस बात में सर हिला गया। लेकिन मुझे शिकायत का मौका न मिले राय। जबकि वो जाते जाते उंगली उठाता वॉन भी कर गया। राय पुरसरार अंदाज में ज़ैनब की जानिब पलटा। चेहरे पर एक कमीना खुशी थी, जबकि ज़ैनब का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो तो भाग भी नहीं सकती थी। हाँ, अब आएगा मज़ा, जब मैं कर लूँगा। वाह वाह, और तुम कर लोगी। आह, राय की बात। ज़ैनब ने दांत पीसते उसे देखा और रुख पलटते वहां से बाहर जाने लगी। राय ने यकदम से बाहों में भरा। हम किधर जाने मन? रूम तो इस तरफ है। राय, नीचे उतारो मुझे, तुम बहुत गंदे हो, मुझे नहीं। उसके अल्फाज मुंह ही में दम तोड़ गए। जब वो उसे लिए अपने लग्जरी रूम में आया तो एक पल को वो चुप सी हो गई। छोटे होते वो दोनों बहनें भी इसी घर में रहती थीं, लेकिन बाप ने हिस्सा लेते अलग होने का फैसला किया, जो बाद में सारा डूब गया। सिर्फ एक घर ही बचा था, पर दादा जान की मोहब्बत जाने आलम और ज़ैनब के लिए कम ना हुई, इसीलिए अपने दोनों पोतों से अपनी दोनों पोतियों को बांध दिया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? उसे यूं चुप देखकर उसके पास बिस्तर पर ही बैठ गया। कुछ नहीं, पुराना वक्त याद आ गया। वो सर झुका गई। आज रात हम नया वक्त शुरू करेंगे, एक दूसरे की कुर्बत में। उसके चेहरे पर जरा सा झुककर कहता उसे फिर से डरा गया। तुम निकाह के बाद कितना बदल गए। इंतहा दर्जे का बेशरमपन बाहर उमड़ उमड़ कर आ रहा है। वो भी अब उसे सुना गई। तुम जैसी हॉट बीवी को देखकर बैंड बजी हुई है मेरी। वो उसकी कमर में हाथ डाला, उसकी धड़कनों को अपने सीने से मस करता गंभीर लहजे में बोला। छोड़ो छोड़ो मुझे, ठरी जुताई अम्मा ने तुम्हारी बैंड बजानी है ना, इसकी फिक्र करो। वो भाई हैं, कर लेंगे, तुम मुझ पर फोकस करो। उसे एक आंख विंक करता उसके होठों को शिद्दत से अपनी गिरफ्त में ले गया, जब ज़ैनब बेबस मछली की तरह तड़पी। मुझसे मोहब्बत है, लेकिन भरोसा नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। वो जाने आलम से खफा हो रहा था। आपने वहाँ क्यों बोला? वो रोते हुए उसके सामने आई। दिमाग खराब हो गया था इसलिए। बेवकूफ़ कब से हो गई आप? इतना तो समझ लें कि शादी करनी होती तो आपको क्यों वापस लाता यार? वो जिचाया। फिर आपने झूठ बोला यार। सीधी सी बात है, कोई भी शादीशुदा मर्द कोई लड़की नहीं देता। वो भी तब देने को राजी हुई थी कि आप यहाँ नहीं थीं। मामा को भी पता है कि अब ये रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उन्हें अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। अभी अभी कहा उन्होंने कि वो अपना फैसला वापस लेती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार है। आप सच कह रहे हैं? जाने आलम उसके सीने से लगें। नहीं, लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, वो मान गई। जाने आलम फिर से पूछती उसे जिच कर रही थीं। एक शर्त पर मानी है। अब की बार वो आईब्रो उचकाता बोला। कैसी शर्त? कह रही थी अब दादी बनाओगी तो ही बख्शूंगी। वो अपने मतलब की बात बताता जाने आलम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। बिलाखिर एक बार फिर मोहब्बत जीत गई। आफिया बेगम की तरह बहुत से किरदार मिल जाएंगे जो जोर जबरदस्ती बच्चों की शादी करवाते हैं, तो खुदारा ऐसा ना करें। बच्चों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया करें। अब यहाँ देखा जाए तो बिल्ली बिल्ला का जोड़ा भी मस्ती कर रहा था, लेकिन दोनों की लड़ाई में प्यार छुपा था, इसीलिए साकिब ने उसकी शादी करवाते ही रुखसती भी दे दी। अब कल उनका रिसेप्शन है तो सब ने आना है। इख्तिताम की तरफ एक नया मोड़। रात की खामोशी में जब सब सो चुके थे, फार्म हाउस के बरामदे में एक साये ने हरकत की। ये आफिया बेगम थीं, जिनके हाथ में एक पुराना खत था जिसे वो पढ़ते पढ़ते रो पड़ी थीं। खत उनके मरहूम शौहर का था, जिसमें लिखा था, आफिया, अगर कभी हमारे औलाद के रास्ते जुदा हों तो याद रखना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं थी। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो खुश रहें, चाहे जिस तरह भी। ये खत पढ़ते ही उनकी आंखें खुज गईं और अगली सुबह उन्होंने साकिब और राय को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी शादियां कबूल हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम दोनों अपनी बीवियों के साथ 1 साल के लिए अलग रहोगे। अगर इस 1 साल में तुम्हारा पीछा करने वाले दुश्मन तुम्हारे करीब भी ना आ सके और तुम्हारी मोहब्बत मजबूत रही, तो फिर मैं खुद तुम्हारी दावत में शामिल होंगी। वरना ये खत तुम्हारे वालिद का है, इसे पढ़ लो।
ये कहकर उन्होंने खत उनके हवाले कर दिया और कमरे से बाहर निकल गईं एक पुरसरार मुस्कान लिए हुए। साकिब और राय ने खत पढ़ा तो उनकी समझ में आ गया कि उनकी माँ ने दरअसल उन्हें एक और इम्तिहान में डाल दिया था, और यूं एक नई जंग का आगाज हो गया, जो न सिर्फ उनकी मोहब्बत बल्कि उनकी हिम्मत का भी इम्तिहान था।